दोस्तों हाल ही में मैंने कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स के ट्रेलर को देखा है और आज की वीडियो में हम ट्रेलर की कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं। यानी कि हम ट्रेलर में दिखने वाले कुछ हिडन डिटेल्स को जानेंगे, देन फिल्म में दिखने वाले डीमन पे बात करेंगे और हाँ, वार्डन्स की इस अनोखी केस को भी जानेंगे जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स की स्टोरी में कौन सी फैमिली हॉन्ट हो रही है और ये कहानी कब की है। सो यहाँ केस मर्ल फैमिली की है जिसमें कुल 8 लोग रहते हैं और कहानी 1986 के पेंसिल्वेनिया में सेट है। यानी कि द डेविल मेड मी डू इट के इवेंट्स के 5 साल बाद का ये समय है। ये सेटिंग वॉरेंस के करियर के एक नए फेज को दिखाती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो द डेविल मेड मी डू इट में एड को हार्ट अटैक आया था और हालांकि वॉरेंस वहां के केस को सॉल्व कर दिए थे, स्टिल हम कह सकते हैं कि वॉरेंस का इस फील्ड में जो करियर है वो काफी अनिश्चित था। खैर, अब अगर हम 1986 के स्मर्ल फैमिली की बात करें तो यहाँ स्मर्ल फैमिली में कपल का नाम है जैक एंड जैनेट। देन इनकी 4 बेटियां हैं जिनके नाम है हेदर, डॉन, कैरन और शैनन। इनके अलावा इन बच्चियों के ग्रैंड पेरेंट्स भी इसी घर में रहते हैं जिनका नाम है जॉन एंड मेरी। नाउ इनके घर में कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही हैं जिसको लेकर परिवार काफी परेशान है। इनफैक्ट ये केस काफी हद तक मीडिया में भी जा चुका है, क्योंकि ट्रेलर में हम जैनेट को क्लियरली मीडिया पीपल से बातें करते देख पाते हैं। अब ट्रेलर में जैनेट की ओपनिंग स्टेटमेंट ही यही है कि हम 8 के 8 लोग गलत नहीं हो सकते। एंड दिस इंडिकेट्स 2 थिंग्स। पहला कि हॉन्टिंग्स घर में सबके साथ हो रही है एंड इट्स नॉट सिलेक्टिव, और दूसरी बात यह है कि मोस्ट प्रोबेबली जनरल पब्लिक स्मर्ल फैमिली वाली हॉन्टिंग्स पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। मतलब पब्लिक इसे किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट मान रही होगी। ऐसे में फाइनली वॉरेंस इस केस को लेते हैं। नाउ ट्रेलर के दौरान हमें बताया जाता है कि ये केस वॉरेंस के पहले केस से किसी तरह कनेक्ट होगा। मोस्टली जो डीमन है वो पहले केस वाला ही होगा। अब ये बात इसीलिए खास है क्योंकि वॉरेंस अपने पहले केस को सॉल्व नहीं किए थे। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम वॉरेंस काफी यंग थे और वो अपने पहले केस को छोड़ के भाग गए थे और अब उसी पहले केस का पहला डीमन उन्हें हॉन्ट करने वापस आ चुका है। ये फर्स्ट डीमन का जिक्र एक दिलचस्प नैरेटिव एलिमेंट है। फिल्म 1986 में सेट है, जबकि वॉरेंस ने पहले भी कई पावरफुल डिमोनिक एंटिटीज का सामना किया है, जैसे द कॉन्जरिंग वाला केस 1971 का था, कॉन्जरिंग 2 1977 का था। इससे ये लगता है कि फर्स्ट डीमन का मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी एंटिटी हो सकती है जिसने उनके करियर को डिफाइन किया या उनके जीवन में गहरा असर डाला। ये डीमन वॉरेंस के बचपन से और उनके घर से भागने से भी जुड़ा हो सकता है। ये एक ऐसी शक्ति हो सकती है जिसे वो पहले पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए थे और अब वो इनके सामने वापस आ गई है। इससे कहानी एक पूरा चक्कर लगाती है जहां वॉरेंस को अपने शुरुआती दुश्मन का सामना करना पड़ता है। ये नैरेटिव चॉइस फ्रेंचाइज के लिए एक फिटिंग कंक्लूजन प्रोवाइड करता है, जहां वॉरेंस को अपने ओरिजिन्स और उन बुराइयों से लड़ना पड़ता है जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया। वेरा फार्मिगा ने भी कहा है कि ये फिल्म रेकनिंग के बारे में है, जो कि इस गहरे और व्यक्तिगत टक्कर को दर्शाता है। ट्रेलर में यंगर एड और लॉरेन के फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं जो इस फर्स्ट डीमन कनेक्शन को और गहरा करते हैं। ये वॉरेंस के अर्ली डेज एज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पे रोशनी डाल सकते हैं एंड देन फिल्म उनके एजिंग सेल्व्स, देयर फेथ और द लूमिंग शैडो ऑफ डेथ को भी कन्फ्रंट करेगी। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस ट्रेलर के अंदर हम वॉरेंस की बेटी जूडी वॉरेन को भी काफी प्रोमिनेंटली देख पाते हैं। ये डीमन जूडी को भी हॉन्ट कर रहा है और जूडी का इस केस से गहरा कनेक्शन है। कैसे? वेल, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि हम ट्रेलर में जूडी को एक वेडिंग ड्रेस में देख पाते हैं। मतलब वो सीन था ना जब वो मिरर रूम में थी और उसकी ही एक इमेज उस पे हमला करती है, काइंड ऑफ उसे चोक करती है। तो हाँ, अगर हम जूडी की रियल लाइफ में बात करते हैं तो उसकी शादी टोनी सप्रा से हुई थी और टोनी से वो 1979 के दौरान मिली थी। लेकिन इनकी शादी कब हुई ये क्लियरली कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। बट सिंस मूवी 1986 में सेट है तो वी कैन अज्यूम कि उनकी शादी 1986 में ही हुई होगी। अब ट्रेलर के बीच में एनाबेल डॉल ब्रीफली दिखती है। उसका अपीयरेंस एड के डिसओरिएंटेड स्टेट के साथ फास्ट कट्स में दिखाया गया है, जो सजेस्ट करता है कि एनाबेल शायद उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा हो सकती है। लेकिन रूमर्स है कि एनाबेल इस फिल्म में एक नए रूप में वापस आएगी, शायद एक टावरिंग मॉन्स्टरस डॉल में बदलकर। एक सीन में स्मर्ल फैमिली के लिविंग रूम में कुछ लंबा सा आकार उनकी बेटी और फैमिली की तरफ बढ़ता दिखता है एंड हम गेस कर सकते हैं कि शायद ये एनाबेल के ट्रांसफॉर्म्ड रूप का हिंट हो सकता है। एनाबेल का ये एम्बिगुअस अपीयरेंस एक फैसिनेटिंग डुअल थ्रेट प्रेजेंट करती है। अगर एनाबेल एड का हैलुसिनेशन है तो ये डीमन के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को दर्शाता है। मतलब ये डीमन एड की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, खासकर द डेविल मेड मी डू इट में उसके हार्ट अटैक के बाद। अगर वो फिजिकली
फिजिकली ट्रांसफॉर्म होती है तो ये वॉरेंस के सामने आने वाले खतरों में एक मेजर एस्केलेशन है जो फ्रेंचाइजी के हॉरर बाउंड्रीज को पुश करता है। ये वॉरेंस पे एक ज्यादा गहरा अटैक सजेस्ट करता है जिसमें उनकी फिजिकल रियलिटी और मेंटल फोर्टिट्यूड दोनों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे लास्ट राइट्स ट्रूली एक ऑल इनकम्पसिंग बैटल बन जाती है। इसके अलावा ट्रेलर में एक टेरिफाइंग फिगर बेसमेंट में दिखता है जहां वॉशर और ड्रायर भी नजर आते हैं। लॉरेन को इस आदमी के पीछे भागते हुए बेसमेंट से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। एक और सीन में लॉरेन को खून में डूबते हुए दिखाया गया है और यहाँ एड वॉरेन की वॉइस ओवर भी होती है जो कि बोल रही होती है, आई कैन नॉट हेल्प यू दिस टाइम। ये सीन लॉरेन के लिए एक ग्रिम फेट सजेस्ट करता है। नाउ ट्रेलर में काफी ब्रीफ मोमेंट के लिए शायद एक फ्यूनरल सीन भी दिखता है। स्पेकुलेशन है कि ये किसी प्रीवियस कॉन्जरिंग फिल्म के कैरेक्टर का फ्यूनरल हो सकता है जो फिल्म की शुरुआत में ही वॉरेंस के लिए एक इमोशनल ब्लो होगा। नाउ ट्रेलर के एंड में स्मॉल फैमिली की पोजेस्ड बेटी लॉरेन से कहती है कि वी हैव बीन वेटिंग सो पेशेंटली फॉर यू, और फिर उसका बॉडी कॉन्टॉर्ट होता है और वो लॉरेन पे अटैक करती है। ये डायलॉग वॉरेंस के पास्ट से डीमन के डीप कनेक्शन को हाईलाइट करता है। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर इस फिल्म में कौन सा डीमन दिखाया जाएगा? क्या ये वालक होगा या फिर एनाबेल के अंदर वाला मैल्थस? वेल, इसको लेके मेरी कुछ थियरीज है जिसपे हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे ही। फॉर नाउ मैं आपको स्मॉल फैमिली की रियल हॉन्टिंग स्टोरी बता देता हूं ताकि आप चीजें और क्लियरली समझ सकें। सो द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स मूवी रियल लाइफ स्मर्ल फैमिली हॉन्टिंग्स पे बेस्ड है जो वेस्ट पिट्सन पेंसिल्वेनिया में 1970s और 80s के बीच हुई थी। ये केस अपनी कंट्रोवर्शियल नेचर और इंटेंस पैरानॉर्मल क्लेम्स के लिए जाना जाता है। जैक और जैनेट स्मर्ल दो यंग डॉटर्स के पेरेंट्स थे जो 1976 में वेस्ट पिट्सन पेंसिल्वेनिया में एक डुप्लेक्स में मूव हुए थे। बाद में जैक के पेरेंट्स भी दूसरे हाफ में शिफ्ट हो गए और कपल के ट्विंस भी हुए, यानी कि टोटल 4 बच्चियां हुई। एलिजेड हॉन्टिंग 1974 से 1989 के बीच हुई, लेकिन पहले चीजें काफी सिंपल थी और सुपरनैचुरल ऑकरेंसेस 1985 में काफी ज्यादा शुरू हुई जब सीलिंग से एक लाइट गिरी जिससे उनकी बेटी शैनन के फोरहेड पे चोट आया। जैक स्मॉल ने 1986 में लॉरेन को बताया कि इन घटनाओं से पहले उन्हें ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं था, लेकिन अगले 1.5 साल में जो चीजें हुई वो बहुत ही हैरतअंगेज थी। बेसिकली इन 1.5 साल में स्मॉल्स ने कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिपोर्ट करी, जैसे कुछ ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम्स और अजीब स्मेल। देन उनका जो जर्मन शेफर्ड कुत्ता था सिमोन, उसे दीवार पे कोई फेंक दिया। देन उनकी बेटी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया गया। इनफैक्ट यहाँ जैक स्मर्ल ने क्लेम किया कि एक डिमोनिक प्रेजेंस ने उनके साथ गलत किया। इसके अलावा कॉमन चीजें तो थी ही, जैसे कि लाउड नॉइजेस होना, गंदा सा स्मेल आना, मैट्रेस का हिलना, सीलिंग फिक्चर्स का निकल जाना। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ थी वो ये कि इस डीमन ने फैमिली को दूसरे लोकेशंस तक पे फॉलो किया। 1986 में स्मर्ल्स ने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेंस ने कंक्लूड किया कि घर में 4 स्पिरिट्स थे, एक एल्डरली वुमन, एक वायलेंट यंग गर्ल, एक आदमी जो घर में मरा था और एक पावरफुल डीमन। ट्रेलर के अंदर भी हमें इन स्पिरिट्स को दिखाया गया है। लाइक एल्डरली वुमन हमें दिखी है, देन एक अजीब डॉल जो कि यंग गर्ल को डिनोट कर सकती है, मतलब उसकी ही ये डॉल होगी, और एक पावरफुल डीमन वही होगा जिससे वॉरेंस अपनी पहली केस के दौरान भागे थे। अब डीमन बाकी 3 स्पिरिट्स को स्मर्ल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर रहा था, मतलब उन स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा था। एडवर्ड ने अपने पहले रात के एक्सपीरियंस में काफी कुछ नोटिस किया, जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, देन वहां एक डार्क मास का फॉर्मेशन हुआ और मिरर पे गेट आउट का मैसेज भी दिखा था। हालांकि ट्रेलर के अंदर हम मिस मी करके एक मैसेज देखे हैं जो कि एसेंशियली पहले केस से वॉरेंस को टाई करता है। तो हाँ, फिल्म में काफी चीजें चेंज तो करी गई है। इसके अलावा वॉरेंस ने फर्नीचर को भी हिलते हुए देखा था जब उन्होंने होली वाटर और क्रूसिफिक्स से डीमन को निकालने की कोशिश की। एड ने ऑडियो टेप्स भी क्लेम किए जिनमें डीमन के नॉकिंग और रैपिंग साउंड्स थे। अब प्रोफेसर पॉल कर्ट्ज ने स्मर्ल्स के क्लेम को एक होक्स, एक शराड या एक घोस्ट स्टोरी कहा था और उन्होंने इसमें डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस और ब्रेन इंपेयरमेंट के सुझाव दिए। इन शॉर्ट प्रोफेसर का कहना था कि ये सब बातें झूठ हैं। दरअसल हुआ यह था कि जैक स्मॉल की 1983 में ब्रेन सर्जरी हुई थी ड्यू टू मेनिंजाइटिस, मतलब मेनिंजाइटिस के कारण शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए। प्रोफेसर पॉल कर्ट्ज ने स्मर्ल्स के क्लेम को होक्स तक कहा और जैक स्मॉल की ब्रेन सर्जरी को एक संभावित कारण बताया, मतलब इसी कारण उन्हें हैलुसिनेशंस होता है। बट देन ट्रेलर में हमें बताया गया है कि 8 लोगों को ये चीज फील हो रही थी। नाउ रियल लाइफ में साइकोलॉजिस्ट ने कमेंट किया कि लोग अक्सर डिमोनोलॉजी को फैमिली टेंशंस को एक्सप्लेन करने के लिए देखते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च और प्रीस्ट्स ने प्रॉपर्टी पे कोई हार्मफुल एक्टिविटी नहीं देखी। इनफैक्ट जैनेट स्मर्ल ने 3 अनसक्सेसफुल एग्जॉर्सिज्म्स का क्लेम किया जिसमें डीमन राइट से बचने के लिए डुप्लेक्स के बीच में मूव करता रहा और फैमिली को फॉलो करता रहा। एंड में एक लोकल पास्टर को क्रेडिट दिया गया कि उन्होंने डीमन को इस घर से निकाला और इन पास्टर का नाम था रेव जोसेफ एडोनिजियो। अब हालांकि ये क्लेम कर दिया गया कि डीमन को यहाँ से निकाल दिया गया है, स्टिल जैनेट को 1987 में नॉकिंग और शैडोज दिखाई दिए, मतलब नॉकिंग सुनाई दी और शैडोज दिखाई दिए। फाइनली 1988 में स्मर्ल्स इस जगह को छोड़ के विल्क्स-बार चले गए। एंड देन यहाँ एक नई टेनेंट मूव हुई थी जिनका नाम था डेब्रा ओवेंस, और डेब्रा को कोई भी सुपरनैचुरल एक्टिविटी नहीं दिखी, मतलब उन्होंने कुछ रिपोर्ट नहीं किया। स्मर्ल्स
स्मर्ल्स ने वॉरेन और राइटर रॉबर्ट क्यूरन के साथ मिलकर 1986 से 1988 के बीच में द हॉन्टेड नाम की बुक भी लिखी। इस बुक को रिव्यूअर्स ने पुअरली रिटन और एम्पिरिकल एविडेंस की कमी के लिए क्रिटिसाइज किया। 1991 में इस स्टोरी पे बेस्ड एक टीवी मूवी द हॉन्टेड भी बनी। सो यस, ये थी स्मर्ल फैमिली हॉन्टिंग की पूरी हिस्ट्री और कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी इसी लाइन पे रहने वाली है। लेकिन यहाँ जो डीमन है जो कि बाकी 3 आत्माओं को कंट्रोल कर रहा है, उसे वॉरेंस के पहले केस से जोड़ दिया गया है। अब दोस्तों, वॉरेंस की शादी 1945 में हुई थी और उनकी बेटी जूडी 11 जनवरी 1946 में पैदा हुई थी। एंड सिंस हम ट्रेलर में जूडी को काफी ज्यादा देख पा रहे हैं, तो आई थिंक फर्स्ट डीमन वाले केस को कहीं ना कहीं वॉरेंस की मैरिज और जूडी के जन्म लेने तक वाले टाइमलाइन से जोड़ा जाएगा। सो यस, वी कैन अज्यूम कि फर्स्ट केस 1940s की हो सकती है, मोस्टली 1945 से लेकर 1946 के बीच में। तभी तो ये डीमन जूडी से स्पेशली अटैच्ड होगा। वैसे कॉन्ट्राडिक्टिंग बात यह है कि भले रियल लाइफ स्मर्ल हॉन्टिंग में वॉरेंस ने फैमिली की हेल्प की थी, लेकिन उनकी बेटी जूडी का डायरेक्ट टारगेट होना या उसकी पोजीशन का कोई जिक्र नहीं है। मतलब वो डायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व थी ही नहीं, बट स्टिल फिल्म में जूडी का प्राइमरी टारगेट होना और उसकी पोटेंशियल पोजीशन एक मेजर क्रिएटिव लिबर्टी है। फर्स्ट डीमन का कॉन्सेप्ट और उसका वॉरेंस के यूथ से कनेक्शन भी सिनेमैटिक एडिशन लगता है। मतलब ये सब रियल लाइफ स्मर्ल केस में प्रोमिनेंटली प्रेजेंट नहीं था। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शायद जूडी ही इस फ्रेंचाइज की फ्यूचर फेस रहने वाली है। नाउ अगेन लेट्स सर्कल बैक टू द क्वेश्चन कि आगे फिल्म में कौन सा डीमन होने वाला है। वेल आई बिलीव कि ये माल्थस या वैलेक नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि वैलेक की ओरिजिनल स्टोरी 1952 के रोमानिया से शुरू हुई थी, जो कि हमने द नन मूवी में देखा था, जबकि वी आर प्रेडिक्टिंग कि ये कहानी 1940s की हो सकती है। बट स्टिल सिर्फ डिस्कशन के लिए हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ जो डीमन है वो वैलेक ही है। तो क्या हमें ट्रेलर में इसके कुछ हिंट्स मिले? वेल ट्रेलर में जूडी के कंधे पे दिखने वाला हाथ वैलेक के हाथ जैसा लगता है, खासकर द नन 2 से मिलता जुलता है। ट्रेलर में क्रॉसेस उल्टे होते हैं और आग पकड़ते दिखते हैं, जो द नन फ्रेंचाइजी और द कॉन्जरिंग 2 में वैलेक से जुड़े थे। यहाँ पजेस लड़की का जो डायलॉग था, वी हैव बीन वेटिंग सो पेशेंटली फॉर यू, ये वैलेक के बदले की भावना को दर्शा सकता है। डीमन की आवाज भी वैलेक जैसी लगती है, खासकर जब उसने सिस्टर अरीन और मॉरिस को पजेस किया था। लेकिन कुछ लोग इंक्लूडिंग मी इस थियरी से सहमत नहीं है, क्योंकि हमारा कहना है कि वेरा फार्मिगा का डायलॉग वैलेक के बजाय किसी नए डीमन की तरफ इशारा करता है, और अगर वैलेक होता तो उसे ट्रेलर में छुपाया नहीं जाता, क्योंकि वैलेक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है फॉर दिस यूनिवर्स, ऑल्दो हम सब उसे देख के बोर तो हो चुके हैं। सो यस, यहाँ हम वैलेक से मूव ऑन करके अब एनाबेल की बात कर लेते हैं। देखो, एनाबेल की कहानी भी 1955 में सेट थी इन द मूवी एनाबेल क्रिएशन, ऑल्दो वहां की ओपनिंग सीन मोस्टली 1943 में सेट थी। सो यस, यहाँ कनेक्शन अगेन एनाबेल डॉल से हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन। ट्रेलर में एनाबेल डॉल भी ब्रीफली दिखती है, बट आई स्टिल बिलीव कि यहाँ एनाबेल डॉल का खेल नहीं है। आई रादर बिलीव कि वॉरेंस को एनाबेल के विजन्स आए होंगे, या फिर ये पावरफुल डीमन एनाबेल तक को यूज कर रहा होगा फॉर इट्स बिडिंग। नाउ वी फोकस ऑन रियल लाइफ स्मॉल हॉन्टिंग। वॉरेंस ने कंक्लूड किया था कि घर में एक पावरफुल डीमन था जो कई रूप ले सकता था, जैसे कि एक छोटी लड़की की रूप, शैडोई फिगर्स, एक सुअर इंसान हाइब्रिड मॉन्स्टर और एक रेप्टिलियन ओल्ड वुमेन जैसा कुछ। ये डीमन स्मर्ल फैमिली के मेंबर्स के साथ गलत करने के लिए भी जाना जाता था। इस डीमन ने 3 अनस्पिरिट्स को भी कंट्रोल किया था, एक बूढ़ी औरत, एक हिंसा करने वाली लड़की और एक मिसऑजिनिस्ट आदमी। इन चीजों पे अगर हम गौर करें और इन प्रॉपर्टीज वाले डीमन को सर्च करें तो हमारे सामने कुछ डीमंस के नाम आते हैं, लाइक एमोन या अमुन, जो कि मिमिक्री, मैनिपुलेशन, स्पिरिट कम्युनिकेशन या कंट्रोल एंड इवन मेंटल या सेक्सुअल करप्शन के लिए जाना जाता है। एमोन के अलावा ये डीमन बिलियल भी हो सकता है, जो कि एसोसिएटेड होता है विद फिल्थ, लॉलेसनेस और अब्यूज से। फाइनली इट कैन बी अस्मोडियस, क्योंकि अस्मोडियस इज द डीमन ऑफ लस्ट एंड परवर्जन। ज्यादा चांस यहाँ अस्मोडियस और बेलियल का है, क्योंकि यहाँ एक पिग वाले फॉर्म की बात हुई है जो कि इनसे कहीं ना कहीं मैच खाती है। जो भी हो, डीमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनक्यूबस या सक्यूबस वाली ही है। ओवरऑल द कंज्यूरिंग राइट सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एड और लॉरेन वॉरेन की आइकॉनिक जर्नी का एक इमोशनल और टेरिफाइंग कंक्लूजन है। ट्रेलर ने साफ कर दिया है कि ये फिल्म स्मर्ल हॉन्टिंग को एक पर्सनल वेंडेटा में बदल देगी, जहां वॉरेंस को अपने पास्ट के डीमंस और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए लड़ना होगा। फिल्म का बढ़ता गोड़ लेवल और जूडी वॉरेन पे फोकस ये दर्शाता है कि मेकर्स एक ज्यादा इंटेंस और व्यक्तिगत कहानी सुनाना चाहते हैं। ये फिल्म द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के फ्यूचर को डिफाइन करेगी। मतलब क्या ये वॉरेंस की कहानी का डेफिनेटिव एंड होगा जैसा हमें बोला जा रहा है, या फिर ये जूडी के थ्रू एक नए एरा की शुरुआत होगी जहां वो अपने पेरेंट्स की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी? इसका जवाब तो हमें फिल्म देख के ही मिलेगा। Evil never dies, it only waits। ये टैगलाइन इस फ्रेंचाइजी के इंड्योरिंग अपील ऑफ फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को ब्यूटीफुली इनकैप्सुलेट करता है। तो यस, मैंने यहाँ आपके सामने सारी पॉसिबिलिटीज को रख दिया है, साथ ही मैंने ट्रेलर की भी डिटेल ब्रेकडाउन कर दी है। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।